करें। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा फार्माकोग्नोसी का जो लेक्चर है वो है अल्कोलाइड्स का। प्रीवियसली हमने ग्लाइकोसाइड्स कंप्लीट किए थे और ग्लाइकोसाइड्स में भी अप्रोक्सीमेटली हमने 6 के करीब जो ड्रग्स थी वो पढ़ी थी। लेकिन एक्चुअली अब ये है कि हमारे पास अल्कोलाइड्स हैं। अल्कोलाइड्स में हमारे पास 8 मेजर क्लासेस हैं जिनको हमने पढ़ना है। ठीक है। अल्कोलाइड्स भी नेचुरली अकरिंग आप लोगों के पास केमिकल्स हैं और ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। एक बात याद रखिएगा, वो कंपाउंड्स नॉन नाइट्रोजन कंटेनिंग है और स्पेशली उनका सोर्स प्लांट्स है और नेचुरली वो तकरीबन हर प्लांट में ये पाए जाते हैं और इनका नाम है अल्कोलाइड्स। ये बेसिक बेसिक इन नेचर्स एंड फिजियोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। इसका मतलब ये है कि हम जब इन्हें इस्तेमाल करते हैं ये एज इट इज हमारी बॉडी में जाकर हमारी बॉडी के थेरेप्यूटिकल सिस्टम को या हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं और जिसकी वजह से हमारी बॉडी के तमाम फंक्शन नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अब हमने अल्कोलाइड्स को अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल स्ट्रक्चर कि किस किस के अंदर कौन कौन सा स्ट्रक्चर है वो हमारे पास उसके ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, जिनकी आगे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। ये एग्जांपल्स और ये ग्रुप्स आपको फिंगर टिप्स पर याद होने चाहिए। पायरिडीन, पिप्रिडीन, आपके पास अल्कोलाइड्स हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है ट्रोपेने अल्कोलाइड्स, क्यूनोलीन अल्कोलाइड्स, आइसोक्यूनोलीन अल्कोलाइड्स, इंडोल अल्कोलाइड्स, अल्कोलाइडल अमाइंस, स्टीरॉयडल अल्कोलाइड्स, प्यूरीन अल्कोलाइड्स। हम ये सब 8 के 8 की एक एक ड्रग पढ़ेंगे। ठीक है। एक एक दो दो ड्रग्स तो लिखी हुई है। ये जितनी भी आगे ड्रग्स मेंशन की गई हैं ये सारी हमने पढ़नी है। ये एक एक दो दो ही है मैक्सिमम। ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ये प्रैक्टिकल्स में भी है और ये थ्योरी में भी है। मेडिकली इंपॉर्टेंट अल्कोलाइड्स यानी वो अल्कोलाइड्स प्लांट जिनको हम आजकल इस्तेमाल करते हैं। हम इन प्लांट से ही इन तमाम केमिकल्स को हासिल करके इनकी मेडिसिन्स बना चुके हुए हैं और इनकी मेडिसिन्स हम यूज कर रहे हैं। द फर्स्ट प्लांट इज जो आज का हमारा पहला प्लांट है वो आपका है रुवल्फिया। रुवल्फिया इज आ साइंटिफिक नेम ही है लेकिन इसका पूरा नाम है रुवल्फिया सर्पेंटिना। तो आपने याद रखना है रुवेल्फिया। और इसको नॉर्मली जो इलाकाई लोग कहते हैं स्नेक फ्रूट या फिर छोटा चंदा, चंदन, छोटा चंदन के नाम से इसे बड़ा फेमस है। इसका केमिकली क्लास अगर देखी जाए तो इसकी है अल्कोलाइड्स। बायोलॉजिकली अगर इसका नाम देखा जाए रुवेल्फिया सरपेंटिना, रुवेल्फिया सरपेंटिना, रू वॉल्फिया सरपेंटिना इसका साइंटिफिक नेम है। और ये उसकी इस प्लांट की क्या इस्तेमाल की जाती है, ड्राइव रूट्स। क्या इस्तेमाल की जाती हैं, ड्राइव्ड रूट्स। ड्राइव्ड का मतलब होता है खुश्क रूट्स इसकी इस्तेमाल करनी है। फैमिली अगर देखेंगे तो एपोकाइनेसी इसकी फैमिली है। फिंगर टिप्स पे याद रखें। केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स इसमें कौन कौन से हैं, रेजरपीन, अजमलीन, अजमलासीन जिसे यूहम्बिन कहते हैं, सरपेंटीन, सरपेंटिनीन। एक चीज आपने याद रखनी है, ये पौधा बहुत ही ज्यादा फेमस है, टीचर्स इसके बारे में बहुत प्रैक्टिकल्स में पूछते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ सरपेंटीन या रेजरपीन, ये दो ऐसे केमिकल्स हैं जो बहुत फेमस हैं। यूहिम्बिन भी इसमें बहुत फेमस है जो आजकल काफी मार्केट में इस्तेमाल हो रही है, पहले नहीं थी। मैं उसकी रीजन अभी बताता हूँ। मेडिसिनल यूज अगर इस क्लास का देखा जाए रुवेल्फिया सरपेंटिना का, तो ये सिडेटिव्स हैं, हिप्नोटिक्स हैं, एज हाइपरटेंसिव हैं। सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स मीन्स ये आपके नींद ना आ रही हो, इंसोमिया का इश्यू हो, ठीक है, तो वहां पर इस्तेमाल करेंगे। एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इरिटेशन है, तो उनके अंदर आप लोग सरपेंटीन, ठीक है, रेजरपीन, इनकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, आप इन्हें यूज करते हैं। एज हाइपरटेंसिव, तो सरपेंटीन बहुत फेमस एक केमिकल है। अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसका बीपी बहुत लो हो चुका है तो उसके बीपी को राइज करने के लिए रेजरपीन के इंजेक्शंस लगा सकते हैं जिससे उसका फौरन जो ब्लड प्रेशर जो है वो राइज करेगा। यूहेम्बिन के बारे में मैं आपको क्लियर कर दूं। यूहेम्बिन एक ऐसा केमिकल है जो आजकल बहुत ज्यादा कॉमनली मर्दों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, खास तौर पे इम्पोटेंसी।
वो आदमी, वो लोग जो कि जो है, जिनकी बॉडी जो है स्टेबल नहीं होती, यानी कि वो बिल्कुल पहले मेडिकली बिल्कुल फिट थे और उनमें एरिक्शन का मसला आना शुरू हो गया है, इम्पोटेंसी यानी नामर्दी की तरफ जा रहे हैं, तो उनको यूहिम्बिन की फिर मेडिसिन दी जाती हैं ताकि उनकी बॉडी में ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है एरिक्शन की, वो ना हो सके और वो स्टेबलाइज यानी कि अच्छी अपनी इज़्वाजी जिंदगी गुजार सके। तो यूहिम्बिन आजकल इस लिहाज से बहुत फेमस है। तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है प्रैक्टिकल्स में टीचर्स का कि रोएफिया सर्पेंटिना का कौन सा मेडिसिनल यूज है, या फिर यूहेम्बिन कहाँ इस्तेमाल हो रही है, ब्लड प्रेशर राइज करने के लिए कौन सी मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता चाहिए डायज़ेपिन, रोएफिया सर्पेंटिना उसकी क्लास है, एपोकाइनेसी है उसकी ड्राइव रूट्स इस्तेमाल की जाती हैं, केमिकल क्लास उसकी अल्कोलाइड्स है। ठीक है। हमारी दूसरी जो ड्रग है जो आज हमने करनी है वो है कैथारेंथस। कैथारेंथस ये ड्रग का नाम है और इसका है रतन जोत इसे कहा जाता है। ये पौधा सबने बहुत कॉमनली देखा होगा, हमारे इलाकों में भी होता है, इसके फ्लावर्स बहुत कॉमनली घरों में भी इसे लगाया जाता है और काफी ज्यादा इसे रतन जोत कहते हैं। ये भी अल्कोलाइडल केमिकल क्लास से ताल्लुक रखता है और इसके होल प्लांट, पूरा का पूरा प्लांट इस्तेमाल हो रहा है, लीव्स भी, स्टेम्स भी, रूट्स भी, फ्लावर्स भी, ठीक है, हर चीज इसकी कंप्लीट प्लांट को इस्तेमाल किया जा रहा है। और बायोलॉजिकली इसका यहाँ इसका साइंटिफिक नेम क्या है, कैथारैंथस रोजस। ठीक है। और ये भी एपोकाइनेसिस फैमिली से ही ताल्लुक रखता है। इसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, द वन ऑफ द मोस्ट फेमस केमिकल विन ब्लास्टीन, विन क्रिस्टीन, ये सबसे फेमस है, ये आपको कभी नहीं भूलने चाहिए। बकाया विंडोलिन या कैथारेटीन, ये भी फेमस है, बट जो विन ब्लास्टीन है, विन क्रिस्टीन है, इसके अलावा कोई फेमस नहीं है ज्यादा। विन ब्लास्टीन, विन क्रिस्टीन, ये दो वो केमिकल हैं जो इस दुनिया में सबसे पहले कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाले केमिकल हैं। ये आज भी बहुत सारे कैंसर के ट्रीटमेंट्स में, चाहे वो बोन कैंसर है, टेस्टिकुलर कैंसर है, वेजाइनल कैंसर है, ओवरी कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, ब्लड कैंसर है, ब्रेन कैंसर है, या इसके अलावा बॉडी में किसी भी पार्ट पे कैंसर है, तो उसके ट्रीटमेंट में विन ब्लास्टीन एंड विन क्रिस्टीन को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है और ये स्टिल बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जा रही है और आज भी इस्तेमाल हो रही है। एंटीनियोप्लास्टिक यानी कैंसर के अगेंस्ट इस्तेमाल की जा रही है। यूज इन लुकीमिया, इट्स आल्सो मीन्स यूज इन द कैंसर, इसे कैंसर में ही इस्तेमाल किया जा रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स में। तो इस वजह से ये क्लास भी बहुत फेमस है। अक्सर टीचर पूछते हैं विन ब्लास्टीन, विन क्रिस्टीन का सोर्स क्या है, तो आप लोगों को बताना चाहिए कैथारेस्टस रोजियस ये प्लांट का नेम है, एपोकाइनेसिस इसकी फैमिली है, अल्कोलाइडल केमिकल क्लास है, रतन जोत इसे बोलते हैं, कैथारेंथस प्लांट का नाम है, विन ब्लास्टीन, विन क्रिस्टीन हासिल होती है जो कि एंटी नियोप्लास्टिक या लुकीमिया में इस्तेमाल हो रही है। आज की जो तीसरा प्लांट है ये भी बहुत ही ज्यादा फेमस प्लांट है आपका, बहुत ज्यादा। इसका नाम है एप, एपिहेड्रा। ये आपके पास ड्रग का नेम है। ये भी केमिकल क्लास इसकी अल्कोलाइड्स हैं। बायोलॉजिकल अगर इसके सोर्सेज देखे जाएं तो इसका भी तकरीबन होल एरियल पार्ट्स यानी कि इसकी ब्रांचेस इस्तेमाल होती हैं, रादर दान इसके लीव्स, इसके वो रूट्स, इसके फ्लावर्स या इसके सीड्स, इसके स्टेम इस्तेमाल किए जाते हैं। एपिहिड्रा, एपिहिड्रा सिनी यानी सिनिका, एपिहिड्रा सिनिका ये इसका नाम है, जो बायोलॉजी इसका साइंटिफिक नेम कह लें आप। इसकी जो फैमिली है एपिहिड्रिएसी, इसकी फैमिली है एपिहिड्रा से ही निकली हुई है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स अगर इसके देखे जाएं तो इसमें एपिहेड्रिन, सूडो एपिहेड्रिन, ये भी वन ऑफ द बेस्ट क्लास है जो आप लोगों की इस टाइम मार्केट में इस्तेमाल हो रही है। मेरा ख्याल है मैं इसके मेडिसिनल यूज पहले बता दूं, फिर मैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करता हूँ। ये एंटी एस्थमेटिक है, यानी कि अस्थमा के पेशेंट्स के अंदर ये बहुत अच्छी इस्तेमाल होती है। ये ब्रोंको डायलेटर है, आपके लंग्स को डायलेट करती है। तो डेफिनेटली अस्थमेटिक पेशेंट्स का मसला ये होता है कि उनके जो लंग्स हैं वो कोलैप्स कर चुके होते हैं ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन, क्योंकि अस्थमा एक एलर्जी बीमारी है। ठीक है, एलर्जी की वजह से जो इंटरनल वॉल्स होती हैं आपके ब्रोंक्यूल ब्रोंकाइस की, वो इन्फ्लेम्ड कर जाती है, जिसकी वजह से द एयर वे पैसेज होता है वो बहुत ज्यादा नैरो हो जाता है, छोटा हो जाता है।
ठीक है। उस वजह से ये जो है आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है। तो जब आप लोग इस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे एपी एपीहेड्रिन या सूडो एपीहेड्रिन का, तो ऑटोमेटिकली ये जाकर आपके लंग्स को डायलेट करेंगे, एयरवे पैसेज क्लीन होगा, जिससे सांस लेने में आसानी पैदा हो जाएगी। ये वेसोडाइलेटर भी है, यानी वेसल्स को डायलेट भी करता है ताकि वेसल्स ज्यादा से ज्यादा डायलेट करें, ब्लड प्रेशर मिनिमाइज रहे, तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी हेल्प करे। इसके अलावा ये ड्रग, फ्लू, फीवर और एलर्जी कंडीशंस में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। तो ये सीएनएस स्टिमुलेंट भी है। पहले तो हम लोग पहले ये 4 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, देन सीएनएस स्टिमुलेंट पर आते हैं। एपीहेड्रिन एंड सूडो एपीहेड्रिन अब आजकल हमारी मार्केट में बहुत ज्यादा सिरप्स में और टैबलेट्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। स्पेशली अक्सर आप दोस्त देखते होंगे कि जो फ्लू की टैबलेट्स होती हैं या फ्लू के कोई सिरप्स होते हैं, एलर्जी की टैबलेट्स होती हैं, उनके अंदर इसे कंफर्म एडअप किया जाता है ताकि ये आपकी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। इसके अलावा अस्थमैटिक सिरप जितने होते हैं जिनमें अस्थमैटिक अस्थमा पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके अंदर भी एपीहेड्रिन और सूडो एपीहेड्रिन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं पर ये आपके सीएनएस स्टिमुलेंट्स है। सीएनएस स्टिमुलेंट्स उन तमाम मेडिसिन को कहते हैं जो आपके ब्रेन को एक्टिवेट करती हैं, लेकिन लोग इसे एडिक्शन के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू हो चुके हैं, यानी कि वो अब इसे एडिक्ट कर रहे हैं, ना कि वो इसे यूज कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि जैसे ही वो अक्सर जो नशे वाले लोग होते हैं, वो पूरा सिरप खरीदते हैं और एक घूंट में उस सिरप को पी जाते हैं। तो वो बेसिकली इससे थेराप्यूटिकल इफेक्ट नहीं ले रहे, वो इसे अब्यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो सीएनएस सिस्टम है वो स्टिमुलेट कर जाता है, और जो है उनको वो जो हेलुसिनेशन और जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। तो इस वजह से अब मार्केट में वो तमाम सिरप जिनके जिनके अंदर ये एपीहेड्रिन या सूडो एपीहेड्रिन इस्तेमाल होती हैं, उनको नारकोटिक्स में डाल दिया गया है, और पेशेंट्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन या जानने वाले पेशेंट्स को दिया जाता है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन नहीं दी जाती, नशे चर्सी को ये नहीं देते क्योंकि वो नशे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो सीएनएस स्टिमुलेंट की होने की वजह से इसे नशे के तौर पर इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जा रहा है। हमारी जो नेक्स्ट क्लास है, यानी कि नेक्स्ट ड्रग है जो हमने अभी पढ़नी है, इसका नाम है आपका ओपियम। ओपियम भी एक बहुत ज्यादा फेमस क्लास है आप लोगों की। समझ लें कि ये मदर है आपके नशे की। जितनी भी मार्केट में नशा है, चाहे वो अफीम है, गांजा है, आपकी हीरोइन है, आपकी आइस है, कुछ भी है, हर चीज ये पोपी प्लांट से बनती है। तो ड्रग का नाम है ओपियम, और नॉर्मल नेम है इसके पोस्ट, अफीम, हीरोइन एंड द पोपी प्लांट। बेसिकली द प्लांट नेम इज अ पोपी। ये भी अल्कोलाइडल क्लास से ही ताल्लुक रखते हैं जैसे कि दूसरे सारे रखते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स में देखा जाए तो इसके ज्यादातर कुछ हम ना तो लीफ इस्तेमाल करते हैं, ना हम इसके कोई और चीज इस्तेमाल करते हैं। हम लोग इसके कच्चा प्लांट लेते हैं या फूल लेते हैं, उसको काटते हैं और उसके अंदर से हमें फ्लूइड निकलता है। वो फ्लूइड जो एक्सट्रैक्ट होता है ना, जिसे लैटिक्स बोलते हैं, वो हमारे काम का होता है बकाया, और वो भी कच्चे फल से लेना होता है, पके हुए फल से नहीं। पके फल के अंदर से तो सीड निकल आएंगे, तो सीड हमारे किसी काम के नहीं होते। तो बायोलॉजिकल इसका जो नेम है वो पापावेर सोमनीफेरम, पापावेर सोमनीफेरम ये प्लांट का नेम है। पापाविरेसी फैमिली का नाम है। बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूट कौन कौन से इसमें पाए जाते हैं? मॉर्फिन, कोडीन, नार्कोटीन, थेबनीन, उसके बाद पापावेरिन। ये वो तमाम केमिकल्स हैं जो कि नशे के अंदर कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहे हैं। हम पॉपी प्लांट से वो ड्राई एक्सट्रैक्ट तो ले लेते हैं, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान एक स्टेप पे हीरोइन बन रही है तो अगले स्टेप पे फीम बन रही है, तो उससे अगले स्टेप पे गांजा बन रहा है, तो उससे अगले स्टेप पे आपके पास आइस बन रही है, तो उसके अलावा पोस्ट बन रही है। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं। तो आप उस प्रोसेस को जहाँ पे रोक देंगे वो ड्रग या वो केमिकल उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मेडिसिनल यूज देखा जाए तो ये नारकोटिक्स के तौर पर बहुत ज्यादा
इस्तेमाल हो रही हैं, लोग नशे के तौर पर इसका इस्तेमाल करें। दैट्स वाई पॉपी प्लांट को तो काश्त करने की ही इजाजत नहीं है। ये प्लांट आप नहीं पाकिस्तान में काश्त कर सकते। पाकिस्तान में क्या, इवन इंटरनेशनल बहुत सारे मुल्कों में अगर आपने इसे अपने घर में काश्त किया हुआ है और किसी पुलिस को पता चल जाता है तो वो आपको अरेस्ट कर लेगी और आपको काफी बड़ा जुर्माना करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने जब ये देखा है कि इसमें काफी ज्यादा पैसा है, इसकी दरामदात और बरामदात में, इसके फूलों को भी किसी प्रोडक्ट में, किसी कपड़े में बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, तो मेरा ख्याल है बलोचिस्तान वाली साइड पर उन्होंने काफी ज्यादा एरिया सील करके ना, सील मतलब उस एरिया को क्लोज करके वहां पर इसकी काश्त करने लगे हैं। पता नहीं अभी तक किया कि नहीं की, लेकिन प्लान था ये, मैंने सुना था कि इमरान खान की हुकूमत का ये प्लान है। तो ये नारकोटिक्स यानी नशे के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। सेकंड पॉइंट है एनाजेसिक्स। बच्चे कैंसर वाले पेशेंट्स होते हैं, वो इतनी पेन में होते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो बस चाहते हैं कि उन्हें कोई इंजेक्शन लगे और उनकी दर्द खत्म हो जाए। नॉर्मल एनाजेसिक्स हम देते हैं, बट उस वो एनाजेसिक्स उनकी बॉडी पे इतना हेल्थ बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं दे रहे होते। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, मॉर्फिन। मॉर्फिन भी पॉपी प्लांट से हासिल होती है, लोग नशे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मॉर्फिन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पेन किलर है। तो हम फिर उन पेशेंट्स को वो वाला पेन किलर लगाते हैं। एक तो डेफिनेटली उन्हें एडिक्शन भी इसकी होना शुरू हो जाती है, जब भी उन्हें पेन होती है वो हमेशा मॉर्फिन की ही डिमांड करते हैं कि हमें ये लगाया जाए। एंड द सेकंड वन, वो उनकी पेन को खत्म करता है, तो ये एनाजेसिक के तौर पर भी काम करता है। देन सिडेटिव्स, अल्टीमेटली ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन कर देता है, आपको हेलुसिनेशन में ले जाता है, आपको दूसरी दुनिया में ले जाता है। ये लोग जितना भी नशा करते हैं सड़कों के किनारों पर, चाहे वो आइस पी रहे हैं, चाहे वो ये अफीम पी रहे हैं, या फिर वो हीरोइन पी रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, वट, वो उनके ब्रेन को स्लो डाउन करता है, उनको दुनिया की टेंशन डिप्रेशन से मूव करवाता है, उनको हेलुसिनेशन दूसरी दुनिया में ले जाता है, जिसकी वजह से वो मेंटली तौर पर रिलैक्स फील करते हैं। तो ये सिडेटिव भी है। ऐसे पेशेंट जिनको नींद नहीं आती या बहुत 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 स्वेयर लेवल पर उन्हें इंसोमिया हो जाता है, तो वो पेशेंट भी इसका इस्तेमाल करते हैं। एंटीस्पाज्मोटिक, एक चीज याद रखिएगा, ये बहुत कॉमन है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको डायरिया लग जाता है, लूज मोशन। बच्चे उनका लूज मोशन ठीक ही नहीं होता। मैंने एक पेशेंट ऐसी देखी है, उनको 6 माह से 9 माह से लूज मोशन है, डायरिया। उनका किसी चीज से, किसी मेडिसिन से डायरिया जब ठीक नहीं होता ना, फिर हम लोग इस क्लास की तरफ आते हैं, ये पॉपी प्लांट की तरफ, क्योंकि ये एंटीस्पाज्मोटिक है। ये जब इस्तेमाल करवाई जाती है, ये आपकी पेरास्टालसिस मूवमेंट्स को स्टॉप कर देती है। जब पेरास्टालसिस मूवमेंट चलना बंद हो जाती है, तो सिंपली बात यह है कि आपको डायरिया नहीं होगा, आपकी बॉडी से कोई भी चीज एक्सपेल आउट नहीं होगी। तो ये एंटीस्पाज्मोटिक प्रॉपर्टी भी रखती है। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कोडीन जो है ये एंटीटसिव, इसी क्लास में मिलती है कोडीन। कोडीन एंटीटसिव भी है। एंटीटसिव उन तमाम प्रोडक्ट्स को कहते हैं जो बलगम बाहर निकालती हैं। तो अक्सर सिरप्स के ऊपर कोडीन लिखा होता है, स्पेशली वो सिरप जो एक्सपेक्टोरेंट होते हैं, जिनसे बलगम बॉडी से बाहर आती है। ड्राई कफ वाले पे कभी नहीं लिखा होगा। एक्सपेक्टोरेंट वाले सिरप्स होते हैं, उन पे कोडीन लिखा होता है, और इसका मतलब ये है कि इसने आपकी बॉडी से बलगम को बाहर निकालना है, तो ये एक्सपेक्टोरेंट के तौर पर भी एक्ट करते हैं। पापावरीन इज अ स्मूथ मसल रिलैक्सेंट। पापावरीन जो होती है ये स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है। और वही बात है, एडिक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, दैट्स व्हाई इसको हम लोग स्मूथ मसल रिलैक्सेंट के तौर पे भी इस्तेमाल नहीं करते। आज के जो फर्दर ड्रग है, जो फिफ्थ है, इसका नाम है नक्स वोमिका। ये भी बहुत फेमस है, टीचर्स की बड़ी फेमस ड्रग होती है, और बड़ा ज्यादा इसके बारे में पूछा जाता है। इसे वोमिट नट, पॉइजन नट, या फिर कुचल, कुचल या कुचला, जो भी इसे बोलते हैं, ठीक है, उर्दू में लिखा हुआ है। तो बायोलॉजिकल सोर्सेज इसके देखे जाएं तो इसमें भी पके हुए सीड्स इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है नक्स भूमिका को अगर आपने हासिल करना है, तो उस पौधे के जो कंप्लीट ड्राई रेपेंड सीड्स होते हैं उनको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसका नाम जो है वो है आपका स्टेकाइनस नस वोमिका। ये जरा कंफर्म कर लें ये वर्ड को, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। स्टेकाइनस नस वोमिका और लिग्यूनेसी फैमिली से ताल्लुक रखता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूट में आ जाएगा स्टेकाइनिन, ठीक है, ब्रूसिनिन, वोमिसिनिन, ठीक है, इस तरह के ये केमिकल्स हैं। मेडिसिनल यूज देखा जाए तो सर्कुलेटरी स्टिमुलेंट है। इसका मतलब ये है कि ये आपकी ब्लड प्रेशर को राइज करने वाला है। वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर बहुत लो होता है, अगर वो नक्सवामी का इस्तेमाल करेंगे तो देन उसके सर्कुलेटरी स्टिमुलेंट यानी कि उनके ब्लड प्रेशर को स्टिमुलेट करेगा। बिटर टॉनिक, इसकी टेस्ट बहुत गंदा होता है, बहुत ही ज्यादा गंदा होता है, इसलिए उन्होंने मेंशन किया हुआ ये बिटर टॉनिक नेचर का है।
इंक्रीज द टोन ऑफ द इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को इनहेंस करता है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, बहुत स्वेयर लेवल पे रहती है, बहुत पुरानी रहती है, तो उसे नट्स वोमिका के बीज खिलाए जाएं तो देन उसके अंदर जो है कॉन्स्टिपेशन रिलीफ हो जाती है ड्यू टू, क्योंकि ये इंक्रीज द टोन ऑफ द इंटेस्टाइन। यूज्ड इन द अल्कोहल पॉइजनिंग, जिन लोगों को अल्कोहल पॉइजनिंग होती है, ठीक है, उनके अंदर नक्स वोमिका को दिया जाएगा तो नक्स वोमिका का बिटर टेस्ट इतना होता है कि ये फौरन उसको वॉमिट स्टार्ट करवाएगा। तो वॉमिट की वजह से जो उसकी अल्कोहल पॉइजनिंग होगी, यानी कि जो शराब की वजह से जो असर आ रहे हैं वो खत्म होते जाएंगे और उसकी बॉडी से सारा का सारा बाहर निकल जाएगा। इम्प्रूव द एपिटाइट एंड डाइजेशन, तो ये डाइजेशन और एपिटाइट को भी इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से भूख अच्छी लगती है और इंसान जो है खाना पीना खा के अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करता है। नक्स वोमिका के बारे में भी वाइवास में काफी ज्यादा पूछा जाता है, बट ये इट्स नॉट अ वेरी फेमस इन अ थेराप्यूटिकल सेंस। ये थेराप्यूटिकल सेंस में काफी ज्यादा प्रेफरेंस पे रखा जाता है, टीचर्स इसके बारे में जरूर पूछते हैं। तो आप लोगों को मैंने अभी तक जितनी भी ड्रग्स बताई हैं, ये सारी की सारी बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये सारी इनके बारे में बड़े ज्यादा सवाल होता है। आज की जो लास्ट ड्रग आप लोगों ने करनी है, 6 ड्रग से ज्यादा मैं नहीं करवा रहा, काइंडली प्लीज इसे याद भी किया करें। सिंकोना बार, बहुत कॉमनली 9th क्लास में आपने इसके बारे में काफी डिटेल पढ़ी थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द सेकंड चैप्टर ऑफ द 9th क्लास इज अ बायोलॉजिकल मेथड में भी, वहां पर आपको ये चीज पढ़ाई जाती है सिंकोना बार के बारे में, मलेरिया के बारे में। मलेरिया इज अ टॉपिक जहाँ पे इसका नाम लिया गया था। बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तो इसकी बार की इस्तेमाल होती है। बार्क इस्तेमाल की जाएगी, तो इसका कंप्लीट नेम क्या है? बार्क एंड रूट्स, बार्क एंड रूट्स इस्तेमाल की जाती है। स्पेशली बार्क की इस्तेमाल होती है, वो चाहे रूट्स के ऊपर हो तो चाहे स्टेम के ऊपर हो, तो बार्क की इस्तेमाल होगी। और इसका साइंटिफिक नेम है सिंकोना सस्सिस रूबेरा, ठीक है, फैमिली रूबेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूट देखेंगे तो क्यूनीन एंड क्यूनिडीन, सिंकोनीन एंड कोनाडीन। अच्छा जी, जो ज्यादा फेमस है वो दो ही हैं, क्यूनीन एंड क्यूनिडीन। बहुत कॉमनली आप सबको पता है कि क्यूनीन एंटी मलेरियल के लिए इस्तेमाल होती है और ये आज भी इस्तेमाल हो रही है। ये कई हजारों सालों से इस्तेमाल हो रही है और आज भी इस्तेमाल हो रही है। जब भी किसी को मलेरिया होता है तो सबसे पहले हम लोग उसे क्यूनीन की टेबलेट्स ही खिलाते हैं। अगर इससे फर्क ना पड़े तो फिर हम इसके अल्टरनेटिव जो ज्यादा इस टाइम मार्केट में इन है वो खिला रहे हैं, जिसकी रेजिस्टेंस कम है। क्यूनिडीन इज नॉट अ एंटी मलेरियल ड्रग, प्लीज इस चीज को याद रखिएगा। क्यूनीन ही सिर्फ एंटी मलेरियल ड्रग है, क्यूनिडीन एंटी मलेरियल ड्रग नहीं है, ये एंटी अरिथमिक ड्रग है। वो लोग जिन्हें अरिथमिया हो, यानी इरेगुलर ऑफ द हार्ट बीट, यानी दिल प्रॉपर धड़क ना रहा हो, कभी तेज धड़के कभी हल्का धड़के कभी दरमियाना, तो उसे अरिथमिया डिजीज कहते हैं। तो वो जो अरिथमिया की जो बीमारी है ना, वो क्यूनिडीन ठीक करती है। क्यूनिडीन के अंदर एंटी मलेरियल प्रॉपर्टीज नहीं है। सिंकोना बार को ज्यादा इस्तेमाल करने से हमें एक बीमारी लगती है जिसे सिंकोनिज्म कहते हैं। इस बीमारी में ये चीज होता है कि हमें चक्कर आते हैं और हमारे कानों में घंटियों की आवाजें बहुत आती हैं। अगर आप क्यूनीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंटी मलेरियल मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, या क्यूनिडीन एंटी रिथमिक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि उसे कानों में घंटियों की आवाज आती है, तो आप समझ जाएं कि ये जो ड्रग है ये अपने साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करना शुरू हो गई है। तो आपको ड्रग को इमिडिएटली स्टॉप करना पड़ेगा, वरना उनका जो कोक्लिया है, कान, वो खराब होना शुरू हो जाएंगे, वो शायद बहरे भी हो जाए। ठीक है, तो मेडिसिनल यूज देखे जाएं तो ये एंटी मलेरियल भी हैं, एंटीपायरेटिक भी हैं, एनर्जेसिक्स भी हैं। ठीक है, आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि मलेरिया और टाइफाइड आजकल फुल जोरों पर है। ठीक है, साथ डेंगू तो है ही है, कोरोना भी है, तो ये चारों डिजीजेज एक तरह के साइन एंड सिम्टम्स ही तकरीबन दे रही हैं। तो वो अक्सर प्रॉब्लम आ रही। डेंगू तो आजकल बहुत ही ज्यादा हो गया, फिर दोबारा लोग वही ना, स्प्रेस नहीं हो रही, मच्छर नहीं मर रहे, तो इस वजह से डेंगू के चांसेस बढ़ रहे हैं। अरिदमिया, वो मैंने अभी बता दी, एक्सप्लेन कर दिया। डिस्पेप्सिया, जैसे कि भूख का ना लगना, वहां पे भी हे फीवर यानी एलर्जी वगैरह के अंदर, और टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स की इन्फ्लेमेशन के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो आज आपने 6 ड्रग्स पढ़ी हैं। 6 ड्रग्स की मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन बता दी है। तो अगर आपका अब कोई क्वेश्चन है तो मैं आपका माइक जो है वो अनम्यूट कर रहा हूँ, आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। अरे ये कैंसर का जो आपने पोपी प्लांट का बताया है, तो मोस्टली मैंने देखा है कैंसर के पेशेंट का हमारे मुल्क में तो तभी उसका पता चलता है जब तक वो लास्ट स्टेज में चला जाता है।
तो इस इंजेक्शन से फिर क्या होता है, वक्ती तौर पे अफाका होता है, उसके बाद फिर ये डेथ, यही पेन ही उसकी काज बनती है डेथ की? सिद्दीक साहब, बहुत अच्छा सवाल है। पहली बात तो ये कि हमारे पाकिस्तान में ये ट्रेंड ही नहीं है कि लोगों को ज्यादातर जो है अपना चेकअप करवाएं जाके। लोग अपना चेकअप करवाने जाते ही नहीं है, तो इस वजह से उन्हें कभी नहीं पता चलता कि उन्हें कैंसर है या नहीं है। अगर किसी के खानदान में किसी को कैंसर हुआ है, तो उसके उसके घर वालों को तो एटलीस्ट अपनी टेस्टिंग करवानी चाहिए, कहीं उनके अंदर तो नहीं कैंसर के कोई सेल्स मौजूद है। चले जी, हमें पता ही ले स्टेज पे जाता है, फर्स्ट और सेकंड स्टेज तक आप करवा सकते हैं, पेशेंट बचता है, उसकी रिकवर हो सकती है। बट थर्ड और फोर्थ स्टेज में अगर पेशेंट कैंसर का पहुंच चुका है तो उसका सरवाइव नहीं होगा। ये जो पॉपी प्लांट में मॉर्फिन हमें एज अ इंजेक्शन दे रहे हैं, इंजेक्शन सिर्फ उसकी पेन खत्म कर रहा है, उसके कैंसर को रिलीफ नहीं करवा रहा। कैंसर तो वैसे का वैसे ही है। जो उसे दर्द हो रही है, उस दर्द की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कैन जो मॉर्फिन इंजेक्शन वर्किंग करेगा, और कोई कोई काम नहीं है। कैंसर की पॉलिफरेशन को वो कम नहीं कर सकता, कैंसर को स्टॉप नहीं करेगा। ठीक है, तो वो तो चलता रहेगा, जितनी अपनी जिंदगी है, जब तक जिंदा रहेगा फिर वो इंजेक्शन उसके लिए रिलीफ रहेगा। अगर वरना अदरवाइज उसको दर्द होगी तो वो चिल्लाएगा, रोएगा, चीखेगा, बहुत ज्यादा चीखेगा। तो फिर जो फैमिली होगी वो ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब होती है। इसलिए बस उसका वर्किंग है, और उसके अलावा कोई वर्किंग नहीं है उसकी। ओके, थैंक यू। वो मेरा एक दोस्त है ना, तो मुझे उनका वालिद साहब का याद आया, मैंने इसलिए पूछा। उन्हें ये कैंसर था, तो वो कहते थे कि वो इतनी दर्द में होते थे, कहते कि हम, मेरे पास बैंक में 50-60 लाख रुपया था, और मैं कहता था कि कोई ऐसी कोई पेन किलर, कोई डॉक्टर कोई ऐसी चीज बता दे कि उनकी पेन रुक जाए, मैं जितने पैसे दे दूं। तो इस वजह से फिर मैंने पूछा ही। बच्चे ऐसे ही है, ये चीज ही ऐसी है। अल्लाह ताला हर किसी को महफूज रखे से। बहुत खतरनाक चीज है, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन आमीन आमीन। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स आमीन। आज के टॉपिक से रिलेटेड? वालेकुम अस्सलाम सी आर जी बच्चे। फेंटेनल किस कैटेगरी में आता है वैसे? ये क्या मॉर्फिन कैटेगरी? आती है। फेंटेनल। फेंटेनल। समझ नहीं। क्या? सर फेंटेनल फेंटेनल। लिख भेजो, आपकी आवाज समझ आ रही, मेरे ख्याल आप रोड पर हो। मुझे समझ ही नहीं आ रही क्या बोल रहे, जेंटल बोल रहे, क्या बोल रहे? फैंटेनिल बोल रहे हैं शायद। सेंटेनिल? फैंटेनिल जी सर। शायद बोल रहे हैं, फैंटेनिल। जी सर फेंटेनल। नहीं बच्चे, ये क्या है, मुझे आप स्पेल करके स्पेलिंग बताओ, मैं फिर आपको बता सकता हूँ, क्योंकि आप जो बोल रहे हो वैसी कोई चीज मैंने तो नहीं सुनी हुई। अब मुझे यहाँ समझ नहीं आ रही वो क्या है। मैसेज पे टाइप बताओ कि क्या पूछना चाह रहे हो, क्योंकि आपकी आवाज एक कट रही है पीछे से, और पीछे से शोर आ रहा है। बच्चे ये आपकी उसमें आएगा ना, ये जनरल एस्थेटिक्स में आएगा। और ये बहुत ज्यादा कॉमन इस्तेमाल कर रहे हैं फेंटेनाइल जो है। ये आपका लोग जनरलाइज एनेस्थीसिया, इट्स एनेस्थीसिया। ये बेहोश करने वाली दवाइयों में काउंट होती है, ठीक है यार। इट्स नॉट अ पेन किलर, ये पेन किलर नहीं है। ये आपका, लेकिन इसका हो सकता है इफेक्ट हो कि एनाजेसिक कुछ इफेक्ट करता है, लेकिन ज्यादातर ये जनरल एनेस्थीसिया में इस्तेमाल किया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया में। ठीक है, फेंटेनाइल, ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया में इस्तेमाल करते हैं। सर ये ये शायद वाले पेन रिलीफ भी करता है, उसके लिए ओपियोइड फैमिली का ही होता है शायद। नहीं करता होगा, लेकिन हम लोग नहीं से लिखा भी हुआ है, ये ओपियोइड्स है। ये स्ट्रॉन्ग पेन किल्स में भी शामिल हो, लेकिन हमसे हमेशा जनरल एनेस्थीसिया में इस्तेमाल करते हैं। हम लोग इसे कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे पेन खत्म करने के लिए, याद रखिएगा। फेंटेनाइल का ज्यादातर जो इस्तेमाल हो रहा है, ये जनरल एनेस्थीसिया ड्यूरिंग सर्जरी, पेन ना हो। हाँ, कुछ डॉक्टर का अगर प्रेफरेंस पे हो, वो डॉक्टर चाह रहा हो कि वो इसको इस्तेमाल कर ले एज अ एनास्थेटिक, वो एनाजेसिक, यानी पेन किलर के तौर पर कहते हैं। मेजॉरिटी इसका इस्तेमाल जो है वो anesthesia में इस्तेमाल होता है, जो मैंने आज तक देखा। सर मैं एज अ डॉक्टर हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, तो डॉक्टर पेन किलर के तौर पे यूज करवाते हैं। आफ्टर केटीपी या फिर लीवर ट्रांसप्लांट होता है, लीवर का जो रिसेक्शन करते हैं, उसमें फेंटेनल मॉर्फिन यूज करवाते हैं, उसमें पेपावेन भी यूज करवाते हैं।
सर ये कॉन्शियस सिडेशन में भी हमारे इधर ये घुरकी में मैंने देखा था, वो बता रहे थे हमें कि कॉन्शियस सिडेशन के अंदर होता है काफी इसका रोल एनाल्जेसिक्स को मिला के और डिफरेंस के लिए। जी बच्चे, आवाज चली गई थी। सर ये मुख्तलिफ कॉन्शियस सिडेशन के अंदर भी यूज होता है। घुरकी में हमने हमारा लेक्चर हुआ था उधर, तो उधर बता रहे थे कि कॉन्शियस सिडेशन में मुख्तलिफ एनाल्जेसिक्स वगैरह को मिला के, तो जिसके अंदर बंदा कॉन्शियस तो रहेगा लेकिन वो सिडेशन वाली हालत में होता है। बच्चे कुरबान साहब, एक्चुअली हर हॉस्पिटल प्रोटोकॉल है। जब मैं आपको जब भी कुछ बातें नॉलेज की भी दे रहा हूँ, जब हम प्रैक्टिस में आते हैं ना, तो प्रैक्टिस में बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं जो शायद बुक में भी कम नहीं है। हर जी जी अपना एक प्रोसीजर है, अपनी एक प्रैक्टिस है, अपना सारा एक सिनेरियो है। तो दैट्स व्हाई वो सब वेल एंड गुड। आपने अच्छी बात शेयर की कि ये उसके लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, वेल एंड गुड। यानी कि पेन किलर के तौर पे भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मजीद किसी बच्चे का कोई सवाल है? एनी क्वेश्चंस? सर डिस्पेप्सिया के बारे में समझिएगा। डिस्पेप्सिया, डिस्पेप्सिया इनडाइजेशन को कहते हैं, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपको प्रॉपर तौर पे आपका खाना हजम नहीं होता। जब आप खाना खाते हैं फौरन आपको स्टमक में दर्द, अब्डोमिनल, आपको अजीब सी कैफियत होना शुरू हो जाती है। ज्यादातर हम यही कहते हैं कि प्रॉपर इनडाइजेशन, यानी जब खुराक हजम नहीं होती, तो उस कंडीशन को डिस्पेप्सिया कहा जाता है। डिस्पेप्सिया ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।